प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पास आते जा रहे हैं यूपीएससी के, यूपीपीसीएस के। तो बहुत ज़्यादा लोग में जो है उत्सुकता बढ़ती जा रही है, घबराहट भी बढ़ रही है। टेंशन नहीं, मन नहीं लीजिए, देखिए आपने पढ़ा है, ज़रूर पेपर निकलेगा, ठीक। लेकिन कुछ टाइम जो है करंट अफेयर को डिवोट करते चलना, क्योंकि क्वेश्चन जो है करंट अफेयर बेस्ड ही जनरल स्टडीज से भी पूछे आते हैं, करंट अफेयर कोर के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। 30 मई का करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली आज चलते हैं। 10 मोस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो कि प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं, आपको पता ही है, यूपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, बीपी और 10 स्टेट पीसी एग्जामिनेशन है, वो ये सारे हैं जिनको अब हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही ब्रीफली, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इंडिया और यूएई के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ है क्लाइमेट एक्शन, यानी क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में जो है कुछ ये लोग लेंगे एक्शन साथ में मिलकर, ताकि कार्बन उत्सर्जन जो है वो कम किया जा सके और जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में उसको जो है अचीव की, उसके जो टारगेट्स हैं उसको अचीव किया जा सके। अगला टॉपिक है ये आपका सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये रशिया की है, ठीक है, और ये हाइपरसोनिक है, माक 9 यानी कि 9 टाइम्स जो है साउंड की स्पीड से भी तेज से ये उड़ सकती है, ठीक। और 1000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, रशियन है। ये बैरेंट सी में इन्होंने जो है अभी इसका टेस्ट किया है, वाइट सी में गया। ये दोनों ही सी जो हैं, फिनलैंड और जो स्वीडन है अभी जिन्होंने ज्वाइन करने के लिए बात करी है नाटो में, तो उनके पास में, तो आप समझ ही रहे हैं कि क्यों जो है रशिया भी यहाँ पर ये टेस्ट वेस्ट कर रहा है, ठीक, डरा रहा है। रशिया का है सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये भी ध्यान रखना। क्रूज मिसाइल यानी कि जो सरफेस होती है उसके पैरेलली चलती है। अगर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल होती तो पैराबोलिक चलती है, यानी कि ऊपर जाती है फिर नीचे ऐसे आती है, ठीक, नोज डाइव करते हुए। अगला है आईएनएस गोमती। आईएनएस गोमती एक तरीके का जो है गोदावरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। गोदावरी क्लास का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, देखिए ये फोटो है, ठीक है। अभी ये डी कमीशन हो गया, यानी कि सेवा मुक्त हो गया है नेवल डॉकयार्ड मुंबई में। इसने कई सारे जो ऑपरेशंस हैं उसमें अपना जो है अच्छा काम किया, जैसे कि ऑपरेशन के लिए मैंने ये वैल्यू एडिशन अपलोड किया, ऑपरेशन कैक्टस, जिसमें मालदीव्स में एक तख्ता पलट होने वाला था 1988 में, उसमें जो है इंडियन नेवी ने मदद करी थी मालदीव्स की सरकार को बचाने के लिए। आपका ऑपरेशन पराक्रम, इसमें जब पार्लियामेंट पे अटैक हो गया था दिसंबर आपका 2001-2012 में, तो उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो है जो हो गई थी, मतलब स्टैंड ऑफ हो गया था। तो समुद्र में या अरेबियन सी में जो है आपका ये आईएनएस गोमती डटा हुआ था कि हाँ कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे हम भी खड़े हुए हैं। इसके बाद ऑपरेशन रेनबो, इसमें क्या था कि श्रीलंका में इंडियन नेवी ने मदद की थी आईएनएस गोमती को भेजकर। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन था, फिशरमैन और बोट्स जो उनकी खो गई थी समुद्र में उसको जो है ढूंढने में मदद किया था, ठीक। अगला टॉपिक है अर्बन सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क। देखो अर्बन एरियाज में आपको पता है कि उल्टा सीधा प्लानिंग नहीं अच्छे से हो रही है, तो उल्टा सीधा जो है उसका बढ़ाव हो रहा है। पहले इतना था, वो कहीं भी बढ़ रहा है, किधर भी बढ़ रहा है, ठीक है। कैसे बढ़ रहा है, पानी की किल्लतें हो रही हैं, ठीक है, बिजली की वो हो रही है, स्लम्स बढ़ रहे हैं, मलिन बस्तियाँ बढ़ रही। तो यूएन हैबिटेट करके एक यूएन की एक संस्था है जो कि अर्बन एरियाज में कैसे सस्टेनेबिलिटी लाई जा सके, ठीक, ऐसी ग्रोथ हो जो कि मतलब सस्टेनेबल हो, ठीक है। तो इसके लिए काम करता है। तो जयपुर सिटी के ऊपर इन्होंने जो है मूल्यांकन आंकलन किया है। तो वो क्या बताते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और जयपुर ग्रेटर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन्होंने मिलकर अर्बन प्लानिंग कैसे करें, ये सारी चीज़ें यूएन हैबिटेट के साथ में करी। तो इसी असेसमेंट पे ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक। और जयपुर का ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी अगर रेटिंग देखें तो सिर्फ 3 आया है, ठीक, सिर्फ 3 आया है यूएसएएफ के बेसिस पर 131 पैरामीटर में 87 पैरामीटर्स पे डेटा कलेक्ट किया गया था, उस पर ये दिया गया है। इन्होंने कहा है कि आप ग्रीन एरिया अपना बढ़ाओ, अर्बन बायोडाइवर्सिटी यानी कि शहरी जैव विविधता को बढ़ाओ, क्वालिटी ऑफ लाइफ सिटीजन्स की बढ़ानी पड़ेगी। आपको फंडिंग मिल रही है ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी को, जयपुर वालों को ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत आपको फंडिंग मिली, जिसमें कि आपको कार्बन सिक्वेस्ट्रेट करना है, यानी कि कार्बन उत्सर्जन कम करना है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि आप जो है रीडेवलपमेंट और रीडेंसिफिकेशन करें, मतलब जो शहर फैल रहा है, ठीक, तो उसको फैलने के रोकने का कारण क्या है कि आप रीडेवलपमेंट करो। यहीं पे मान लीजिए इंक्रोचमेंट ज़्यादा तो उसको हटाओ, मलिन बस्तियाँ ज़्यादा है तो उसमें आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दो, तो इसको बोलते हैं रीडेंसिफिकेशन। जो घनत्व है उसको सही करो और रीडेवलपमेंट करो, ठीक। ये नहीं कि आप उसको बढ़ा दो, बढ़ाते चले हो। एक चीज़ उन्होंने ये भी कही है कि जितना मेन सिटी मान लीजिए ये है, तो जितना आप दूरी तक जा रहे हो
तो उसके हिसाब से आप ये जो है कुछ डेवलपमेंट चार्जेस लगाएंगे, जितना ज़्यादा दूरी पे होंगे तो लोग को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, तो वो लोग फिर जो है, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों को सस्ती ज़मीन मिल जाती है शहर के आउटस्कर्ट्स में, तो वो लोग यहाँ पे खरीदने लगते हैं। लेकिन अब जब डेवलपमेंट चार्जेस लगने लगेंगे तो हो सकता है वो ज़मीन मेन जो सिटी के आसपास है उसके आसपास ही बैठे, मतलब सिमिलर, तो लोग ये ना बढ़ाएं आगे। ठीक, और इससे एक ये भी खतरा है कि भाई साहब एग्रीकल्चर लैंड भी जो है खत्म होती है, कम होती है रही, तो खाने की भी किल्लत हो सकती है, फूड सिक्योरिटी को भी देखना है। अगला टॉपिक है फेक ई कॉमर्स रिव्यूज। अब देखो, ई कॉमर्स एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म होता है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वहाँ पे आप जब जाते हो तो आप सबसे ज़्यादा क्या चीज़ देखते हो भाई साहब, वहाँ पे रिव्यूज़ कितने हैं, किसी प्रोडक्ट के कितनी जो है समीक्षा, कितने ज़्यादा लोगों ने समीक्षा की है, और उसमें जो ज़्यादा लोगों ने समीक्षा करी तो उसमें कितने 4.5 स्टार दे रहे हैं कि 5 स्टार दे रहे हैं, उसके बेसिस पे ये आप प्रोडक्ट का जो है आंकलन करते हो कि हाँ भाई ये ठीक होगा कि नहीं होगा। तो लेकिन फेक ई कॉमर्स रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री जो है वो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर कुछ फ्रेमवर्क ऐसा बनाएंगे कि फ्रेमवर्क जो फेक रिव्यूज़ हैं ई कॉमर्स पर उनको पकड़ा जा सके, और जो रिव्यूज़ दिए भी जा रहे हैं उनके भी कुछ जो है गाइडलाइंस बनाई जाएंगी कि किस तरीके से कौन दे सकता है। ठीक, मतलब क्या देना चाहिए, और फेक वालों को तो ज़रूर पकड़ना है। ये चीज़ें अभी सामने आई हैं। ठीक है, कौन है, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री। अब देखिए, भारत में ये कहा जा रहा है कि बिहार में ये पिछले साल जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस हैं प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने लोकसभा में बताया था कि बिहार के पास में भारत का 44% गोल्ड रिजर्व है। ठीक, ये गोल्ड रिजर्व है, अभी भंडार है बताया गया। वो कितना जो है मतलब आसानी से हम उसको जो है निकाल पाएंगे, वो सारी चीज़ें करने के लिए क्या है कि हमें बिहार की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अभी परमिशन गवर्नमेंट, बिहार की गवर्नमेंट कह रही है कि हाँ ठीक है, हम परमिशन दे रहे हैं एक्सप्लोर करने का कि कंट्री के लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व, और ये कहाँ पर है, जमुई डिस्ट्रिक्ट में। बीपीएससी वाले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्री का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व बोला जा रहा है जमुई डिस्ट्रिक्ट में। अब इसको एक्सप्लोर करने की बिहार गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये बोलता है कि भाई साहब करीबन 222.88 मिलियन टन ऑफ गोल्ड रिजर्व है, और 37.6 टन जो है मिनरल रिच ओर भी है, एस्क भी है वहाँ पर। तो काफ़ी अच्छी बात है, बिहार देखिए कितना संपन्न हो सकता है, ये वाली बात है। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, यानी कि छात्रवृत्ति दी जाएगी, जो है छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक, स्पेशल स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों को और लद्दाख के बच्चों को दिया जा रहा है। साल में 5,000 जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, मतलब हर किसी को नहीं, जो मेरिट मतलब अच्छा फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन आ रहे हैं, तो उनको दिया जाएगा प्राइवेट और गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए। हर साल 5,000 स्टूडेंट्स। अब उस 5,000 में भी क्या है कि 4,500, 5,000 में 4,500 तो भाई साहब जो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड के उनको दिया जाएगा, और उनको मिलेंगे 1.3 लाख रुपीज़ प्लस 1 लाख रुपीज़ मेंटेनेंस फ़ी के लिए, जिसमें रहना और खाने का होगा। वहीं आपका अगर जो है 250 सीटें जो है 250 सीटें इंजीनियरिंग और मेडिकल डिग्रीज के लिए दिया जाएगा। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को 2.25 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक, और 4 लाख रुपए दिए जाएंगे मेडिकल वालों को। तो ये जो है छात्रवृत्ति, ये स्कॉलरशिप का वो है। 5,000 टोटल स्टूडेंट्स हैं जनरल वाले, ठीक, जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस हो गया, और ये इंजीनियरिंग वाले 250 और मेडिकल वाले 250, अलग अलग इसके पैसे हैं। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में ये दिया जा रहा है छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप, और इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक, तो ये सारी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इसमें से। रूल्स फॉर सिविल सर्वेंट। अब देखो, सिविल सर्वेंट वाला आप लोग को पता ही है कि अभी एक आईएएस दंपति जो AGMUT कैडर के थे, वो जो है अपना डॉग को टहला रहते थे प्रयागराज स्टेडियम में, तो उनको जो है उठा के देश के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया गया है। तो ये बोला रहा है एक तरीके से पनिशमेंट पोस्टिंग है, जो भी है। अब यहाँ पे समझेंगे कि भैया कौन से रूल्स हैं जो इनको जो है फॉलो करने होते हैं। तो ऑल इंडिया सर्विस, भारत में ऑल इंडिया सर्विस सिर्फ 3 है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। कई लोग इंडियन फॉरेन सर्विसेज को जो है ऑल इंडिया सर्विस मानते हैं, वो नहीं है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। ठीक, ये 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। आर्टिकल नंबर 312 के अंतर्गत आता है, और इस पर जो है जो भी कोई बिल इनिशिएट होगा और राज्यसभा में ही होगा पहले, ये चीज़ कुछ प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 312 एक बार देख लीजिएगा। ठीक, और इसमें एक रूल है ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968। तो इन 3 सर्विसेज के संबंध में 1968 में जो रूल्स आए थे उनके कंडक्ट से संबंधित, उसको फॉलो करना होता है। उसमें 23 रूल होते हैं और 37 बार संशोधन किया जा चुका है। ठीक, वहीं जो और सर्विसेज हैं, ठीक, सिविल सर्विसेज जो बाकी हैं,
उनको सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 के अंतर्गत गवर्न किया जाता है। 25 रूल हैं, 44 बार संशोधन हो चुका है। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ कही गई कि जब वो लोग हर सिविल सर्वेंट को हर समय एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी यानी कि पूर्ण सत्यनिष्ठा और डिवोशन टू ड्यूटी यानी कि कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखना है। और अगर वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा तो सेवा के सदस्य के लिए अशोभनीय होगा। तो ठीक है, अनबिकमिंग ऑफ मेंबर ऑफ द सर्विस से निकाले भी आ सकते हैं, ये वाली चीज़ है। अगला टॉपिक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अनिक। अनिक क्या है? अटल न्यू इंडिया चैलेंज। तो और अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग का है, उसके अंतर्गत हम लोग सेकेंड ये एडिशन चला रहे हैं, अटल न्यू इंडिया चैलेंज। चैलेंज क्या है भाई साहब? चैलेंज कई सारे सेक्टर्स में चैलेंज है, उसका इनोवेटिव सोल्यूशन निकालना है। इसी के लिए चालू किया गया है अभी ये गोवा के इंटरनेशनल सेंटर में, जिसको होस्ट किया है AICGIM फाउंडेशन ने। ठीक, और वो कौन कौन से सेक्टर्स है भाई साहब? ई मोबिलिटी, रोड ट्रांसपोर्टेशन, अंतरिक्ष का जो क्षेत्र है, ठीक, सैनिटेशन, मेडिकल डिवाइसेस, वेस्ट अपशिष्ट प्रबंधन हो गया कृषि के क्षेत्र में। और जो भाई साहब ये जीतेगा उसको 1 करोड़ रुपया तक की फंडिंग मिलेगी। और ये सारे चैलेंजेस देख रहे हो, नेशनल इंपॉर्टेंस और सोसाइटल रिलेवेंस के हैं, समाज के रिलेवेंस के हैं। ठीक है, फिर पहले एडिशन में भी 1000 एप्लीकेशन आई थी, 24 चैलेंजेस थे, 30 से ज़्यादा जो है स्टार्टअप को जो है ग्रांट, पार्टनरशिप ये सब दिया गया। तो इसमें स्टार्टअपों को मदद की जाती है। अगला टॉपिक है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित है, हिंदी वाला गायब हो गया है, सॉरी। तो इसमें देखिए बायोटेक पार्क जो है घट्टी में। अब देखो उत्तर भारत का, ध्यान से सुनो, उत्तर भारत का, पूरा हिंदी में बता रहा हूँ, उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क, ठीक, बायोटेक्नोलॉजी संबंधित पहला बायोटेक पार्क घट्टी, जो कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर, वहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक, इसी तरीके का हंडवारा जो कश्मीर में है, वहाँ पे भी दूसरा इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क बनाया जाएगा, पहला लेकिन घट्टी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। ठीक, और ये रिसर्च करेगा भाई साहब कि क्या जैव विविधता है, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स के ऊपर रिसर्च करेगा, और इससे ग्रीन कैटेगरी में बिजनेस बढ़ेंगे। 25 ऐसे स्टार्टअप यहाँ पे प्रोड्यूस करने की यहाँ पे कवायद की जा रही है। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, भाई बायोटेक पार्क है तो उन्हीं से संबंधित होगा। और जम्मू एंड कश्मीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के काउंसिल के बीच में स्टार्ट किया गया था 2019 में। CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस प्रोजेक्ट को ये कार्यान्वित कराएगा। ठीक, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और लगातार पढ़ते रहिए। कोई भी आप लोग डाउट होता तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।